Morning students, welcome to Malika's literature classes. I just hope you all are doing good in your life and आप लोग पढ़ाई करना नहीं छोड़े होगे, पढ़ते होगे आप लोग अच्छे से. एंड एक और चीज़, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू दैट चैप्टर, प्लीज़ कॉमेंट मी इन माई कॉमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं. एंड हाँ, जो क्वेश्चंस अगर मेरे बताने से पहले जो मैंने थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर्स एंड उनकी मीनिंग एंड उनके आंसर्स क्या क्या लिखने हैं, उससे पहले अगर आप ट्राई करके अपने कमेंट्स लिख सको तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी. एंड मैं देखूँगी कि आप लोग कितना डेवलप कर पाए हो अपनी थिंकिंग वाइल reading literature. So let's just start the chapter without wasting time. The Black Aeroplane. जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक सीगल है जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस बता रहा है एंड फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट वन. सो सिमिलरली यहाँ पर भी एक मेन प्लॉट, एक मेन थीम है और जिसके रिवॉल्व पूरी स्टोरी घूम रही है. एक चीज़ है बेटा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इस चैप्टर में एक खासियत है. बहुत ही प्लेन स्टोरी है, थोड़ी सी बोरिंग भी लगेगी आप लोगों को, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आपको लगेगा कि थ्रिलिंग है. सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस स्टोरी का, ये ओपन एंडेड स्टोरी है. ओपन एंडेड स्टोरी मतलब क्या होता है बेटा, कि जो राइटर होता है वो आप लोगों पे क्लाइमेक्स को छोड़ देता है. मतलब कि स्टोरी वहाँ पे एंड कर देता है जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं होता. अब नाउ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन रीडर कि वो क्या माने. वो ये भी मान सकते हैं, वो ये भी मान सकते हैं, वो ये भी मान सकते हैं. ओपन एंडेड स्टोरीज़ जो होती हैं उसके बेसिस पे डिस्कशन कमाल का होता है, क्योंकि आपको अलग अलग परसेप्शंस जानने को मिलता है. अगर कोई स्टोरी है जो कम्प्लीटली लिखी गई है सो ज़्यादा स्कोप नहीं होता है ना कि आप बहुत कुछ सोच सको उसके बारे में. लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होती है ना, कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं कि यार एंडिंग क्या होगी उसकी, या फर्स्ट पार्ट किसी डायरेक्टर ने बना दिया है एंड अभी कंफर्म नहीं है कि सेकंड पार्ट क्या होने वाला है. जैसे कि आपने बाहुबली देखा था तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. सो बहुत टाइम तक ये क्वेश्चन लिंगर कर रहा था ना कि क्या हो सकता है. तो वो ओपन एंडेड स्टोरी थी जो कि राइटर ने आप पे छोड़ दिया था कि आप क्या सोचते हो, क्यों मारा होगा. एंड अलग अलग तरह के परसेप्शंस थे, अलग अलग तरह की थिंकिंग थी लोगों की, जब तक कि सेकंड पार्ट नहीं आ गया. सिमिलरली ये चैप्टर भी जो आप लोगों का है वो ओपन एंडेड स्टोरी है एंड इसमें कोई दूसरा पार्ट नहीं आने वाला है. तो जो भी आप सोचोगे वो आप पे डिपेंड करेगा एंड जो भी आप लिखोगे वो करेक्ट आंसर होगा. अब इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत पढ़े तो रामायण लिख कर आ जाना, कुछ ऐसा मत करना. बट हाँ, आपका परसेप्शन होगा कि आप किस लाइट में राम जी को देखते हो, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, या आप किसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, सीता जी को या राम जी को. अलग अलग परसेप्शंस होते हैं. आप कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो तो कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण जी, महाभारत कृष्ण जी की वजह से हुआ था, या कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण जी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था उस युद्ध के अलावा. सो अलग अलग परसेप्शंस हैं एंड सभी परसेप्शन अपने अपने लेवल पे करेक्ट हैं, क्योंकि फैक्ट्स के, ट्रुथ के भी अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पर भी आप कुछ भी सोच सकते हो. अब ये नहीं कि बिल्कुल ऑपोजिट सोच लेना. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी एंड देखते हैं कि क्या होता है. द मून वॉज कमिंग अप इन द सॉरी राइटर का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा कि राइटर कौन है. इवन आई फॉरगॉट द नेम. फ्रेडरिक फॉर्सिथ बेटा ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं एंड वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. एंड वो ग्रेट नॉवेलिस्ट भी हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उनके लाइफ में है, पॉलिटिकली वो कमेंट भी करते हैं. और एक टाइम पे वो पायलट भी रह चुके हैं कुछ ही टाइम के लिए, बट उन्होंने नेवी में सर्व किया था, ड्यूटी की थी और फिर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन हाँ पायलट थे. सो यहाँ पे भी अपनी स्टोरी में वो एक पायलट की स्टोरी बता रहे हैं और देखते हैं कितना रिलेटेबल होता है. एंड थोड़ा सा स्पूकी भी है, कुछ लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ होता भी होगा, या कुछ लोग बिलीव कर लेंगे. एंड ये थोड़ा सा रिलीजियस काइंड ऑफ ये स्टोरी है. चलो पढ़ते हैं. कहाँ पर गया यार द ब्लैक एरोप्लेन.
Okay. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. अब ये जो है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखा गया है, सो आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होगे. ऐसा लग रहा है कि जो मेन स्पीकर है वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है, एक इंसिडेंट बता रहा है. सो रात का समय है, जैसे कि तारे और चांद दिख रहा है, एंड पीछे की तरफ है, मतलब कि अगर ईस्ट की तरफ है तो वो किसकी तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, एंड पीछे जो है वो चांद है एंड तारे वारे सब निकल गए हैं. तो रात का समय है एंड वो आसमान बहुत क्लियर है, तो वो ईजिली जो है फ्लाई करते हुए जा रहे हैं. एंड कंट्री साइड मतलब कि गांव वाला एरिया, किसी शहर का गांव वाला एरिया. तो ऊपर से उनकी जो डकोटा है, जो उनका एरोप्लेन है, वो आराम से उड़ रहा है एंड बहुत ही पीसफुल फीलिंग है. आराम से वो जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी उनको घर पहुंचना है, छुट्टी वुट्टी मिली है उनको. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. अभी वो फ्रांस में रहते थे एंड अभी वो छुट्टियाँ मिली होंगी तो वो इंग्लैंड जा रहे हैं अपनी फैमिली के पास. एंड वो किस में जा रहे हैं, अपनी डकोटा. डकोटा इज़ अ काइंड ऑफ एरोप्लेन, छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है एरोप्लेन की शेप का, एंड कुछ ही लोग उसमें आ पाते हैं. एंड याद रखिएगा प्लेन का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे. सो वो आराम से जा रहा है. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. अभी वो क्या सोच रहे हैं कि कभी कभी होता है ना कि आप बहुत दूर जब फैमिली से बहुत टाइम के लिए होते हो तो आप सोचते हो कि कितना मस्ती करने वाले हैं यार, कितना मस्ती करूँगा घर पे जाकर, आराम से फैमिली के साथ बैठूँगा, आराम से खाऊँगा मैं. सो अपना घड़ी देखते हैं एंड वो देखते हैं कि अभी तो 1:30 हो रहा है एंड देखते हैं कितना टाइम में वो पहुँच पाते हैं. सो डिसाइड करते हैं वो कि पेरिस कंट्रोल को वो कॉल करें. हर जगह कंट्रोल ऑफिस होता है ना, जिससे पता चलता है कि जो आपकी एरोप्लेन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है. ऐसा तो नहीं है ना कि गलत डायरेक्शन में जा रही है या आपका जो कंपस है वो गलत डायरेक्शन बता रहा है. तो बीच बीच में हर जगह जब वो जाते हैं जहाँ पे कंट्रोल ऑफिस रहता है, वहाँ पे जो एरोप्लेन में जो पायलट होते हैं वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई कि मतलब डायरेक्शन सही तो है ना, या मौसम सही तो है. तो वो कंट्रोल ऑफिस में कॉल करते हैं पेरिस के. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अभी आप लोग को पता है ना किस तरह से बात की जाती है, वॉकी टॉकी वाली जो चीज़ होती है. ओवर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेटा? क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप ओवर जब बोलते हो तो सामने वाले को पता चलता है कि आपने अगर ओवर बोल दिया है तो आप अपनी बातें ख़त्म कर चुके हो, एंड नाउ यू आर वेटिंग फ्रॉम द अदर साइड कि अब वो वहाँ से कुछ बोले तो आप फिर से रिप्लाई करो. तो ओवर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड इस वजह से, एंड देख रहे हो किस तरह से वो ग्रीट कर रहे हैं. पूरा नाम याद रखिएगा, एरोप्लेन का क्या था, Dakota DS 088. तो वो बता रहे हैं कि मैं इंग्लैंड वे में हूँ, एंड वो पूछते हैं क्वेश्चन कि सब ठीक ठाक है ना. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. क्या बोलते हैं, वॉइस क्या बोलती है यार, सॉरी, हाँ, DS 088, आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर. अब वो बताते हैं कि अब 12 डिग्री जो आपने वेस्ट में जा रहे हो, थोड़ा सा वो कंपस की हेल्प से आपको 12 डिग्री टर्न करना है एंड फिर स्ट्रेटली जाना है. सो पता चल गया कि थोड़ा सा डायरेक्शन जो था वो इधर उधर था एंड उन्होंने करेक्ट कर लिया. आई चेक द मैप एंड कंपस. कंपस क्या होता है, आप वॉयज में जाते हो या प्लेन में रहते हो, डायरेक्शन की बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो आप लोग कंपस जो होता है वो डायरेक्शन एग्जैक्टली बता देता है. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. सो कंपस को मैंने देखा एंड अपना 12 डिग्री में मैंने एक टर्न कर लिया डकोटा, एंड जो फ्यूल था वो बहुत कम था, लास्ट टैंक बचा हुआ था तो मैंने फिट कर लिया. क्यों? क्योंकि यार अब तो मैं इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ, तो अगर फ्यूल ख़त्म भी हो गया तो इट्स नॉट अ बिग डील. मैंने डकोटा को 12 डिग्री में मुड़ाया और इंग्लैंड की तरफ चल सका. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, सुबह तक तो पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट के टाइम तक 8-9 बजे तक. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, पैनकेक्स एंड ये सारी चीज़ें जो होती है ना इंग्लैंड वाले जो ब्रेकफास्ट में अच्छी अमेजिंग चीज़ें होती हैं, वो इमेजिन करके और बहुत अच्छा फील कर रहा था और बहुत तारीफ़ कर रहा था कि यार बड़ा ईजी फ्लाइट है यार, मौसम बड़ा अच्छा है, सब आराम से गुजर रहा है. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स. जब वो 150 किलोमीटर्स को क्रॉस कर जाते हैं, पेरिस पीछे छूट गया है,
और व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब वो 150 किलोमीटर्स क्रॉस करते हैं तो अचानक से उनको क्लाउड दिखता है, एंड क्लाउड्स भी ऐसा स्टॉर्म वाला क्लाउड, मतलब ना आंधी वाला, एकदम बड़े बड़े बादल, और वो इतने ह्यूज होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा माउंटेन है। अब आप देख रहे हो कितना खतरनाक सीन होगा, ट्राई टू विजुअलाइज बेटा। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। अब पता चल गया था ऑथर को, सॉरी ऑथर ने, जो भी मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट को पता चल गया था कि अब तो यार उड़ नहीं पाएगा वो, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो मुड़ा कर और फिर वापस जाए, या ये भी नहीं कर सकता कि नॉर्थ या साउथ का डायरेक्शन ले। उसके पास एक ही ऑप्शन था, और वो क्या था, इसके बीच से जाना। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। एक ऑप्शन ट्राई कर सकते थे, लेकिन उतना फ्यूल भी नहीं था कि पेरिस की तरफ जा सकते थे। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। बट होम जाने की, घर जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि उन्होंने सोचा कि यार रिस्क लेते हैं। रिस्क जब तक नहीं लिया लाइफ में ना, तब तक क्या लिया भाई, रिस्क तो लेना ही लेना पड़ेगा। एंड ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क। एंड वो क्या करते हैं, उस स्टॉर्म के बीच में, उस बादलों के बीच में अपने डकोटा को घुसाते हैं। पेरिस वॉज अबाउट, सॉरी, आई ऑट टू गो इनसाइड द क्लाउड्स, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। एंड जब वो डकोटा को अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो यार ब्लैक क्लाउड है, तो अब उनको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं दिख रहा यार, इम्पॉसिबल था कुछ भी देख पाना। डायरेक्शन भी नहीं पता चल रहा था कि किधर मुड़ाऊँ मैं, कौन साउथ है, कौन नॉर्थ है, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है। द ओल एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब मौसम ख़राब है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज भी आएंगे एरोप्लेन में, और वो जंप करने लगा था। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड वॉज डेड। और जब मैंने कंपास का हेल्प लेने की कोशिश की कि यार डायरेक्शन कुछ पता चले, तो जो कंपास की जो सुई थी, निडल थी, वो राउंड 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 घूम कर और वो ख़राब हो गई। मतलब इतना मौसम ख़राब था कि जितनी भी मैकेनिकल चीज़ें थी उस पर इम्पैक्ट पड़ने लगा था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, अब वो वर्क नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। और अचानक से सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड होने लगे थे बिकॉज ऑफ द वेदर। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो लास्ट कॉल करने की कोशिश की कि मेरी कोई हेल्प करने के लिए आ जाए। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन अब यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं उनको दिख रहा था, सब कुछ, जितने भी मैकेनिकल चीज़ें थी, जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सब कुछ फेल हो चुके थे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये तो एंड ही है। क्या होता है अचानक से, सॉरी, आई सॉ अनदर प्लान, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। अचानक से मैं देखता हूँ कि एक और प्लेन आती है, एंड उसके विंग्स भी क्लियरली मुझे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उस पर लाइट्स नहीं जलती रहती है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। लेकिन मैं इतना देख पा रहा था कि मेरे बगल से वो जो फ्लाइट थी वो गुजर रही थी, एंड उसमें मैंने एक पायलट का फेस देखा जो मेरे टूवर्ड्स था। क्लियर फेस नहीं था बिकॉज वो स्टॉर्म में है, वो भी ब्लैक क्लाउड्स हैं, तो फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। बट मुझे समझ में आया था कोई इंसान है, एंड वो इंसान क्या बोलता है, अपना हाथ हिलाता है, कहता है फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, एंड वो कहता है कि फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। अब वो क्या सोचते हैं कि लगता है कि उसको पता है कि मैं भूल चुका हूँ इस स्टॉर्म में, तो शायद वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। अब वो क्या करता है, दूसरा एरोप्लेन वो उनके डकोटा के आगे तरफ जाता है, एंड वो इसलिए क्योंकि वो मेरी डकोटा है, वो आराम से उसको फॉलो कर सके। और मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जैसे नहीं होता कि आज्ञाकारी बच्चे की तरह, उसको फॉलो करने लगता हूँ मैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बीत चुके हैं, एंड जिस तरह से वो ब्लैक एरोप्लेन जा रही है उस तरह से ही मेरी डकोटा पीछे पीछे जा रही है। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब मुझे टेंशन होने लगी थी। क्यों टेंशन होने लगी थी? क्योंकि मेरा जो फ्यूल का जो टैंक था मेरे फ्यूल का, वो अब ख़त्म हो रहा था, और इतना कम हो गया था कि सिर्फ मेरी डकोटा 5 से 10 मिनट और उड़ सकती थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मैं फिर से डरने लगा था। जो एक होप आई थी ब्लैक एरोप्लेन से, वो अब कम होने लगी थी। अब मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन मैंने अचानक से देखा जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जा रही है, और
वो स्टॉर्म को क्लियर करते करते आगे बढ़ रही है और नीचे की तरफ जा रही है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से मैं बादलों से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही वो क्लाउड रहता है, हाफ एन आवर या 35 मिनट्स तक रहता है। और जब वो बाहर निकलता है, नीचे की तरफ जाता है, तो वो अचानक से देखता है कि रनवे उसे दिखता है। आप लोगों को पता है, आप कभी शायद गए होंगे एयरपोर्ट की, नहीं गए होंगे, बट आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि किस तरीके से जो फ्लाइट रहती है वो लैंड करती है, तो दोनों साइड्स जो होती हैं वो रनवे पे, वो लैंड पे लाइट्स जलती रहती हैं, जहाँ पर एक अलग से लैंड बनाया जाता है ना बेटा, जहाँ पे फ़्लाइट उतर सकती है। आप छत पे नहीं उतार सकते, उसका प्रेशर वो नहीं सह सकती है, तो एक अलग अलग से लैंड बनाया जाता है, स्पेशली जो एरोप्लेन एंड कूपर के लिए या हेलीकॉप्टर्स के लिए होता है। सो यहाँ पर भी जब वो देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक, फाइनली मैं सेफ हूँ। मतलब वो लैंड करते हैं और रनवे पे उतारते हैं, एंड वो धीरे धीरे लैंड होता रहता है, और वो फाइनली इतने खुश होते हैं कि फाइनली यार ब्लैक एरोप्लेन, मतलब अब मैं थैंक यू बोलूँगा अपने फ्रेंड को कि वो उसने मेरी जान बचा ली। बट वो जब अपने आसपास देखते हैं तो उनको कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखता है, वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, बस उनकी प्लेन रहती है। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और यहाँ पर क्या है कि वो देखते हैं कि कुछ नहीं नज़र आता है। आई लैंडेड, अब वो मैं लैंड करता हूँ, और मैं थोड़ा सॉरी फील करता हूँ कि मैं डकोटा को छोड़ के सॉरी वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब वो डकोटा को छोड़ के वो कंट्रोल ओवर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर कोई बैठा रहता है उसे पूछने के लिए ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, खुश होते हैं अपनी जान बचाकर। एंड वो सॉरी नहीं फील करते हैं, क्योंकि डकोटा जो है वो कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो वो ख़राब हो चुकी है स्टॉर्म की वजह से, उसके सारे इक्विपमेंट्स बिगड़ चुके हैं। लेकिन मुझे अब उसको सॉरी नहीं फील करना है, क्योंकि फाइनली आई सर्वाइव्ड दिस स्टॉर्म। मैं ये जो स्टॉर्म था मैं सर्वाइव कर लिया, इट इज़ द बिग डील फॉर मी। सो वो छोड़कर वो सॉरी बिल्कुल फील नहीं करता डोकोटो का, और वो जाता है एंड कंट्रोल ऑफिस जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है वो जाते ही, वो क्या पूछता है, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहता है, तो वो बोलता है कि मेरी डकोटा जो यहाँ पे लैंड हुई थी, एक ब्लैक एरोप्लेन भी थी, सो वो कहाँ है, मुझे उस पायलट को थैंक यू बोलना है। अब वो जो कंट्रोल ऑफिस में जो लेडी बैठी रहती है वो बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है और हंसती है उसकी तरफ, थोड़ा पागल समझती है उसको। अनदर एरोप्लेन, अब देयर इन द स्टॉर्म, मतलब कोई दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस मौसम में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अब रडार एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्लेन्स कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं, एंड उस पर्टिकुलरली उस डिस्टेंस पे और कोई प्लेन्स है कि नहीं, आपको कंप्यूटराइज्ड वर्चुअली आपको दिख जाएगा। सो मैंने रडार पे तो सिर्फ आप ही का प्लेन देखा, और किसी का प्लेन नहीं देखा, और आज इतना मौसम ख़राब था कि सिर्फ मुझे आप ही की प्लेन बस उड़ती नज़र आई, और किसी की नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on this strange black aeroplane, flying in the storm without lights? And now he was totally shocked, was in amazement. Who the hell was he जिसने मेरी हेल्प की? मतलब सब कुछ मेरा साथ छोड़ दिया था, रेडियो वर्क नहीं कर रहा था, कंपास वर्क नहीं कर रहा था, फ्यूल ख़त्म हो चुका था, और ऐसा एरोप्लेन जो एरोप्लेन में लाइट्स भी नहीं जल रही थी, वो कौन था? दैट्स द एंड, एंड दैट्स द ओपन एंड स्टोरी। नाउ डिसाइड कि कौन होगा वो एरोप्लेन में। द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड इज दैट कि भूत हो सकता है, हम बड़ा है ना, स्पूकी काइंड ऑफ फीलिंग। बट ऑन द अदर हैंड आप ये भी सोच सकते हो बेटा कि शायद प्रोटैगनिस्ट का वो इमेजिनेशन हो, उसने खुद ही को इमेजिन किया हो, क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत ही अच्छा पायलट है, एंड जब उसने रिस्क लेना ट्राई किया तो वो कम्प्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट था। यार मैं तो निकाल लूँगा, रिस्क लेते हैं एंड मैं स्टॉर्म को पास करके गुजर जाऊँगा। एंड जब वो मुश्किल में पड़ा तो उसी के सेल्फ ने, खुद उसी ने मदद की उसकी। कोई एरोप्लेन सच में नहीं था, उसने खुद इमेजिन किया कि इस तरह से जाना है, इस तरह से करना है, एंड आप फील करने लगते हो, खुद को आप मोटिवेट करते हो ना कभी कभी अकेले में बैठकर, अरे हो जाएगा, तेरे से हो जाएगा, इट्स ओके ना, इट्स ओके, डोंट बी सैड। आप खुद को मोटिवेट करते हो ना,
एंड आप मोटिवेट करके अच्छा भी फील करते हो जब आपके पास कोई नहीं होता है एंड आप खुद से बातें करते हो एंड खुद को मोटिवेट करते हो एंड यू स्टार्ट टू फील गुड। ट्रस्ट मी, कभी ट्राई करना, मैंने ट्राई किया है एंड आप फील अच्छा करने लगते हो। सो मे भी हो सकता है, ओपन एंडेड है ये, अपना परसेप्शन में बता रही हूँ कि शायद पोइट का, सॉरी प्रोटैगनिस्ट का जो मेन है, जो स्पीकर है, उनका इमेजिनेशन होगा, उन्होंने खुद की हेल्प की होगी, उन्होंने सिर्फ इमेजिन कर लिया होगा कोई दूसरा एरोप्लेन है, कोई दूसरा है, वो खुद ही उस प्लेन में खुद वो होंगे और उनको तो सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स पता है ना, किस तरीके से फ्लाइट को उड़ाना है, किस तरह से स्टॉर्म को टैकल करना है। तो इतने वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, इतनी करेज उनके अंदर थी, इतना काबिलियत थी रिस्क को हैंडल करने की कि जब इतना बड़ा रिस्क आया तो उन्होंने खुद को संभाल लिया, खुद को ही मोटिवेशन देकर खुद को कर लिया। सो नो बडी नोज एग्जैक्ट आंसर, ट्रस्ट मी। उन्होंने फ्रेडरिक ने किस परसेप्शन से लिखा होगा या खुद फ्रेडरिक ने ये फील किया होगा कि जब स्टॉर्म, क्योंकि एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो भी पायलट रह चुके हैं, सो क्या पता कि ये ऑटोबायोग्राफिकल कुछ इंस्टिंक्ट हो। सो बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट थे वो, उन्होंने इमेजिन कर लिया, या कोई सुपरस्टिशियस पावर थी, या मतलब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मतलब आप नहीं मान सकते। आप आंसर, सबसे सेफ जोन वाला आंसर आप ये लिख सकते हो कि उन्होंने खुद की हेल्प की, उन्होंने इमेजिन किया कि कोई प्लेन है और उन्होंने खुद को डायरेक्शन देने की कोशिश की। ही वॉज अ ग्रेट पायलट एंड दैट इज़ द रीज़न दैट कि उनको वो उतना पोटेंशियल था कि वो ओवरकम कर पाए इस फियर से, और उन्होंने खुद डिसाइड किया खुद की हेल्प करने के लिए। सो क्वेश्चन आंसर्स में आप लोगों को बताऊंगी मैं कि किस तरीके से आंसर को लिखना है, डोंट वरी अबाउट इट। बट बिफोर, जब तक मैं अपलोड नहीं करती हूँ आप लोगों का थर्ड वीडियो, उससे पहले आप ट्राई करो आंसर लिखने की। क्वेश्चन आंसर्स मत लिखो, थीम लिखो कि व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हो द ब्लैक एरोप्लेन से, एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लाइट से, क्या सीखते हो आप, what all are the lessons which you have to apply या which you want to implement in your life। कोई ऐसा लेसन है जो इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। सो ये दोनों ही चैप्टर के आप थीम्स लिखो, या एक समराइज करके एक ब्रीफ एक स्टोरी लिखो कि किस तरह से आपने स्टोरी को, आप किस तरह से, एक्स्ट्रापोलेशन में ऐसे ही आएगा ना बेटा, आप लोगों के 10th क्लास में एक स्टोरी दी जाएगी और आपको एक्स्ट्रापोलेट करना है, मतलब कि थोड़ी बहुत स्टोरी लिखकर उसको एनालाइज करना है, क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है, क्या सीखा आपने, राइटर का क्या परसेप्शन था, आपका क्या परसेप्शन था, टीचर का क्या परसेप्शन था, इसको पूरा सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके आपको एक्स्ट्रापोलेशन में लिखना है, जो कि 6 मार्क्स के आपके आएंगे, और मे बी 8 मार्क्स। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी जब मैं पेपर पैटर्न बताऊंगी आप लोगों का। तो आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी बेटा, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन जो चैप्टर से रिलेटेड हो, please 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 question me in my comment box. Definitely I'll reply you, trust me. Okay, that's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day, and the most important thing, try to implement all the lessons which I'm teaching you via these lessons। जो चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ इसके द्वारा जो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ लेसन्स, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। टेक केयर, बाय बाय।